हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर्स हमने अभी तक आपको डिलीवर करे हैं एंड शायद वो काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आज भी हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। अच्छा देखिए, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक टर्म्स है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, और इंडियन पॉलिटी का अर्थ क्या होता है हम सभी जानते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। अच्छा देखिए, आज डेट है 17 अप्रैल 2020, और आज के दिन हम एक लॉकडाउन पीरियड में है, यानी कि कोरोना वायरस के चलते हुए हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की स्थिति जारी करी है। अब जो लॉकडाउन है, ये है राज व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ जी, ये लॉकडाउन की बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे राज व्यवस्था का, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें वो एक स्टेबल है और उसमें कभी भी चेंजेस बहुत रेयरली केसेस में चेंजेस होते हैं। लेकिन जो हमारी राज व्यवस्था है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि वो राज्य के हिसाब से चलती है, वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से चलती है। कोरोना वायरस के चलते हुए राज व्यवस्था यानी कि क्या हुआ है, लॉकडाउन हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे संविधान और राज व्यवस्था का। चलिए अब हम टॉपिक को भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम सभी को पता है एक बात, वो ये कि अकबर के शासनकाल में ही सबसे पहला अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉयल फिंच। और अकबर के शासनकाल के दौरान ही अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया, और बाद में हुकूमत करी अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 1600 से 1947 तक हम पढ़ेंगे भारत राज्य व्यवस्था, यानी कि ये एक समय काल रहेगा जब अप एंड डाउन होंगे हमारे राज्य व्यवस्था में, और सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी ब्रीफली। एक चीज़ मैं आपको और भी कहना चाहूँगा, वो ये कि ये जो लेक्चर मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, इसके सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो कोई भी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद बोर्ड पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है या कभी भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अच्छे तरीके से। तो कुछ भी आपका छूटने वाला तो नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो संविधान की मांग हुई वो हुई बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने संविधान की मांग करी 1895 में। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने मांग करी और नारा दिया था पूर्ण स्वराज्य का। ये हुई थी 1922 में। इसके बाद मांग करी मोतीलाल नेहरू जी ने, और इन्होंने मांग करी थी 1924 में। फिर मांग करी एमन रॉय ने, और ये मांग हुई थी 1934 में। तो देखिए, उस टाइम एक वॉइस रॉय था जिसका नाम था लॉर्ड डेब्रिन, और लॉर्ड डेब्रिन ने ही देखा इस संविधान की मांग को प्रदूषण के रूप में। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस वॉइस रॉय ने संविधान की मांग को प्रदूषण के रूप में देखा था। तो लॉर्ड डेब्रिन ने इस संविधान की मांग को प्रदूषण के रूप में देखा था। तो लॉर्ड डेब्रिन ने जब प्रदूषण के रूप में देखा, इसने ही एक यूनियन यानी कि एक संघ का निर्माण किया, जिसको हम जानते हैं आईएनसी के बारे में। तो रफ फॉर्मेशन आईएनसी की 1934 में ही हो चुकी थी, और अध्यक्ष बनाया गया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी को। लेकिन क्योंकि अंग्रेज तो आखिर अंग्रेज थे उस टाइम, और वो यही चाहते थे कि भारतीय लोग हमेशा उनके गुलाम बने रहे, इसलिए उन्होंने नाम तो रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि जितने भी भारतीय हैं इंडियन वर्ड सुनते ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो भी आईएनसी कहेगी उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। बट आगे चलकर ऐसा हुआ नहीं था। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे जब हम आगे आपको लेक्चर डिलीवर करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बारे में। तो लॉर्ड डेब्रिन ने ही आईएनसी की स्थापना यानी कि आईएनसी का फॉर्मेशन कर दिया था 1934 में, और हेड बनाया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी को। तो इसके बाद काफ़ी कुछ मूवमेंट हुए, काफ़ी कुछ आंदोलन भी हुए, और हमें संविधान मिला। लेकिन संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी एक कमेटी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त
29 अगस्त 1947 को हेड बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे टोटल 7 सदस्य। सदस्य थे के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, D.P. खेतान, माधवराव, T.T. कृष्णन, गोपाल स्वामी अयंगर और 7 थे कृष्णा गोपाल स्वामी। तो ये थे मुख्य 7 सदस्य जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, और हमारा संविधान इन्होंने ही हमें बना के दिया था। फाइनली हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। जो डेट आई थी वो थी 26 नवंबर 1949। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 70 से भी ज़्यादा देश के संविधानों को पढ़ने के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। उस टाइम कुल खर्चा जो आया था वो आया था 64 लाख रुपीज का। फाइनली हमें संविधान बन के मिला 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 26 जनवरी 1949 को लॉ डे के रूप में भी बनाया जाता गया 2015 तक। तो 2015 तक ये डेट लॉ डे के रूप में भी बनाई जाती थी। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन को ही बोला जाता है रिपब्लिक डे। हम सभी को पता है 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था और पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930। यही कारण है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी किया गया। चलिए अब हम संविधान के लेआउट को पढ़ते हैं। हम सभी को पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो उसमें जो अहम चीज़ें हैं वो है आर्टिकल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, और शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ, शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल्स और शेड्यूल्स है यही सबसे मेन है, और आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं फिलहाल यहाँ पे जो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, सिर्फ कुछ मेन आर्टिकल्स जिनके बारे में सिर्फ अभी लेआउट रहेगा। जब आप आगे तक हमारे साथ चलेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तो आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसमें सबसे पहला रोल होता है एग्जीक्यूटिव का, फिर होता है लेजिस्लेटिव का, फिर होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव होती है विधायिका और जुडिशरी होती है न्यायपालिका। लेकिन जो कानून का निर्माण होता है वो होता है लेजिस्लेटिव में यानी कि विधायिका में। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से 78 तक, जबकि लेजिस्लेटिव के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 79 से 123 तक, और जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं आर्टिकल 123 से 146 तक। एग्जीक्यूटिव में जो पहला पर्सन आता है वो होता है, यहाँ हम पहले लेजिस्लेटिव से स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव में टॉप पे होता है सदन। सदन के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 79 में। इसके बाद ही होता है राज्यसभा। सदन के 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा, और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 80 में। और फिर होता है लोकसभा। लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 81 में। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा में जाने की उम्र होती है 30 वर्ष और लोकसभा में जाने की उम्र होती है 25 वर्ष। प्रेसिडेंट बनने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा, लोकसभा
और यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट। अब कोई भी प्रस्ताव है जो लोकसभा से आता है वो जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में वो प्रस्ताव रख के सदन में रखा जाता है। सदन से वो प्रस्ताव प्रेसिडेंट के पास किया जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव पे अपने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर देता है तो वही मान लिया जाता है। जब वो मान लिया जाएगा, चाहे वो कानून के रूप में हो या कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो, बट वो मान ली गई प्रेसिडेंट द्वारा। सबसे पहले तो कौन फॉलो करेगा? खुद प्रेसिडेंट ही फॉलो करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 52 से 62 तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जिसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 63 से 71 तक। फिर हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, इसके बारे में लिखा हुआ है 74 और आर्टिकल 75 में। इसके बाद एक अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि हम पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में। तो ये कुछ मेन आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी में सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कोर्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 124 में। इसके बाद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 यानी कि सेम आर्टिकल में। फिर होगा CAG, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आर्टिकल 143 में। तो CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हाँ जी, ये वही व्यक्ति है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति की वकालत करता है जब कोई भी उस पर संकट आता है। तो आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी यार। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी की सारी चीज़ें इन अ सीरीज़ मिलने वाली है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो शायद आपका छूटेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स आपके मोबाइल स्क्रीन पे पॉपअप हो जाए, और सारी की सारी चीज़ें जो भी इस वीडियो लेक्चर में अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, आप लोगों को बताई है, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। So thank you for attending this session. Have a nice day.